या इट्स आवर सेकंड सेशन। ये हम लोगों का सेकंड सेशन होगा। आज की क्लास में मुझे जो बात करनी है वो मॉडर्न एज को लेके बात करनी है। लास्ट टेस्ट सीरीज में मैंने विक्टोरियन एज को लेकर के बात किया था। मॉडर्न एज में क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं दो टेस्ट सीरीज लाऊंगा, एक आज और एक कल। तो कल और आज मिला के हमारा मॉडर्न एज पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से कल मैंने विक्टोरियन एज में काफी कुछ मैंने बातें किया, लेकिन विक्टोरियन एज से जुड़ा हुआ दो तीन क्वेश्चन है जो मॉडर्न एज में भी कवर करता है, तो वो उसमें मैं कवर कर लूंगा। तो मॉडर्न और विक्टोरियन एज मेरा पूरा हो जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं उसमें विक्टोरियन और मॉडर्न एज के कई लेक्चर पड़े हुए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि अगर आप उस लेक्चर को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे कवर किया जाए। और उसके बाद ये शीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तीसरा चीज, अगर आपको वहां पे दिक्कत होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वो पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल पे आप केवल विक्टोरियन एज बाय डॉक्टर मोहम्मद शमीम आप डालेंगे यूट्यूब चैनल पे जा करके, तो वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा, मॉडर्न एज बाय डॉक्टर मोहम्मद शमीम, तो दैट विल कम। Now sharing with you PDF file, and you will here see what you will here see key. It's only test series 14. uh, I think that there are some issues. Give me 1 minute. I just want to see key where this series has gone. Sharing PDF file. Continue, cancel, continue. I think today I forgot to download that sheet. Give me only 1 minute. I will do it very soon. या आई हैव टू बाइंड अप दिस सेशन, क्योंकि इधर 4-5 मिनट का डिस्टरबेंस था। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए। या अगर हम लोग चाहें तो शुरू कर सकते हैं यहीं पे। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो फिर से जुड़ना पड़ेगा। आज हम लोगों ने जो शीट है मॉडर्न एज को लेकर के है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, एंड नाउ इट विल बी विजिबल। If it's visible, let me know.
अगर ये विजिबल है तो मुझे आप बता सकते हैं? यस सर। या ओके, दैट्स गुड। मैं अभी तक जो मेरे लेक्चर्स हैं वो दो चीज़ों को लेकर के मैंने पहले कोशिश किया कवर कराने के लिए। एक तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा जो है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स पे मैं 32 लेक्चर्स कर चुका हूँ, वो सारे वीडियोस भी प्रोवाइड है और आज भी कुछ लोग नए लोग जुड़े थे उनको मैंने सारे लेक्चर पीडीएफ मैंने भेज दिया है। और इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले कल विक्टोरियन एज और आज मॉडर्न एज को लेकर के खासकर उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही डिटेल में उन चीजों को लेकर के है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है? उनमें से अगर आप देखिएगा कौन सा सत्य नहीं है, ये एक पैटर्न है जो मैंने डेवलप किया है और इस पैटर्न का मकसद यही है कि आपके सामने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाए और आप चीजों को समझ सकें जो है। और जब एक नहीं सही है तो अगर 4 सही है तो इट मीन्स कि वो 4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है और जो नहीं सही है वो भी एक्सप्लेन करके बता दिया जाता है। एक पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट सही है कि इसमें से एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक चीज सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो एक्सप्लेन पहले ही शीट में किया गया है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आपको बताना। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट है कि टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। बिल्कुल सही कि टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब आप ये बात करते हैं कि टच स्टोन मेथड वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, तो यह क्या मेथड है? सबसे पहला चीज हमें ये जानना चाहिए कि यह मेथड जो है आपका मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था और इस मेथड का एकमात्र उद्देश्य होता है कि लिटरेचर की जो मास्टर पीस है, जो बड़े बड़े क्लासिक पीसेस, क्लासिक लिटरेरी पीसेस हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे होमर का इलियड एंड ओडिसी है, पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, द प्रील्यूड है, ये बड़े मतलब बहुत ही ग्रेट लिटरेरी पीस हैं और एक क्लासिक वर्क माने जाएंगे। तो इनको समझने के लिए अब अगर ये 12-12 किताबों में लिखी गई है तो ये आसान नहीं कि पूरी किताबें पढ़ पाना जो है, या 12 किताबें पढ़ पाना उसका जो, या जो 12 बुक्स में वो डिवाइड है। तो उसके लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक मेथड निकाला। वह मेथड क्या था? टच स्टोन मेथड। उन्होंने कहा कि जैसे कोई कीमती पत्थर होता है और उस कीमती पत्थर पर आप क्या करिए, केवल एक लाइन खींचिए, तो उस लाइन के खींचने पर उस पत्थर की चमक पता चल जाती है और एक लाइन खींचने से ही वो पत्थर कितना कीमती है कि उससे पता चल जाता है उस पत्थर की कीमत। इसीलिए उन्होंने लिखा टच स्टोन, टच करने पर, स्टोन माने पत्थर। तो उन्होंने कीमती पत्थर, उस पत्थर की कीमत क्या है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े लिटरेचर के पीसेस हैं, जरूरी नहीं कि हम उन सबको पढ़े, उनकी केवल कुछ लाइनों को ले लीजिए जो आपकी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हो। जब आप उन लाइनों को पढ़ेंगे और उनकी तुलना उन्हीं के समकक्ष किसी दूसरे वर्क से करेंगे, तब आपको जो है उस पूरे वर्क के इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा कि यह जो लिटरेचर है किस कैटेगरी का है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसी को क्या कहा गया? टच स्टोन मेथड। और टच स्टोन मेथड किसका कॉन्सेप्ट है? मैथ्यू आर्नोल्ड का कॉन्सेप्ट है। ये उन्होंने जो है क्या किया है, विक्टोरियन एज के पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड, एलिजाइक पोएट है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत खूबसूरत पोयम्स है उसके लिए फेमस है, उसके लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है ऑप्शन बी है, थायरिसिस वाज रिटन बाय आर्नोल्ड। थायरिसिस जो पोयम है वो आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। अब आप ये कहेंगे कि आखिर हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आर्नोल्ड की बातें क्यों की जा रही है? यहाँ पे आर्नोल्ड की बातें इसलिए की जा रही है कि थायरिसिस पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है और ये जो है, जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से विक्टोरियन एज से पूछा जा सकता है, या जो क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि एलिजी का, तो वो उस पर्पज से आर्नोल्ड को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। या थायरिसिस जो पोयम है आर्नोल्ड ने लिखा है और किसकी डेथ को उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए? टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यूज क्लफ। आर्थर ह्यूज क्लफ जो है उनके दोस्त हैं, उनके दोस्त की मौत जब हुई थी तो उन्होंने उनकी याद में जो एलिजी लिखा, उस एलिजी का क्या नाम है? थायरिसिस है। इसी तरह से उन्होंने एक और एलिजी लिखा था जिसका नाम है रग बाई चैपल
और जो रगबाई चैपल था, वह रगबाई चैपल उन्होंने अपने फादर की डेथ पर लिखा हुआ था। तो एक और एलजी जो उन्होंने लिखा हुआ उसका क्या नाम है, रगबाई चैपल, RUGBY, रगबाई चैपल। ये जो एलजी उन्होंने लिखा है अपने फादर की डेथ पर लिखा हुआ है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। तो टचस्टोन मेथड भी मैथ्यू अर्नाल्ड का कॉन्सेप्ट है। थायरिसिस एक एलजी है जो अर्नोल्ड ने दिया हुआ है, और यह उन्होंने जो है आर्थर ह्यूज क्लफ जो उनके दोस्त थे उनकी मौत पर उन्होंने उसको लिखा हुआ है। उन्होंने रगबाई चैपल नाम का एक एलजी लिखा जो उन्होंने अपने फादर की डेथ पर लिखा हुआ था। उसके बाद है आपका फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम इज टेकन फ्रॉम डोवर बीच। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी, टीजीटी पीजीटी में बहुत फेमस लाइन है कि फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम। यह जो खूबसूरत दुनिया हमारे सामने नजर आ रही है, ख्वाबों का संसार है। ये लाइन कहाँ से ली गई है, मैथ्यू अर्नाल्ड की पोयम डोवर बीच से ली गई है। तो आप देखेंगे डोवर बीच बहुत फेमस पोयम है, चूंकि बीए में पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा है। उसमें भी ह्यूमन मिजरी, मानव कष्टों को लेकर के बात की गई है, उसमें भी एलिजाइक नोट है। तो यू फाइंड दिस थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप हमारे क्वेश्चन के एक एक पॉइंट पर चलिए और ये देखिए को कैसे तैयार किया गया कितनी खूबसूरत ढंग से, और कैसे उसको एक्सप्लेन करने की शैली डेवलप की गई है, जहां पे आप कोई चीज मिस नहीं कर रहे हैं, कोई चीज हम स्किप नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें ये गलत है और इसको ये सही किया जा सकता है। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी पॉइंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ माई क्लास। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डोवर बीच मैथ्यू अर्नाल्ड का पोयम है। इसी डोवर बीच पोयम में जो है ये लाइन है, द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर सर्टिट्यूड नॉर हेल्प इन पेन। मैं आगे का लाइन बोल दिया हूँ, वो बहुत फेमस लाइन है। उसके बाद आपने देखा इसी डोवर बीच पोयम में पोएट ने जो है क्या किया हुआ है, सोफोक्लिस का जिक्र किया है। सोफोक्लिस एक जो है, कौन थे, सोफोक्लिस एक आपके ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे। किसका जिक्र किया गया, सोफोक्लिस का, SOPHOCLES। कौन सी पोयम में, डोवर बीच में। और सोफोक्लिस कौन रहे हैं, ग्रीक, जी से ग्रीक, टी से ट्रेजिक, डी से ड्रामेटिस्ट। मेरे में जगह नहीं, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको अच्छे ढंग से उसको नोट कर लेना है। मैं आपको चाहूं तो टेस्ट सीरीज भेज दूं, आपको मैं एक्सप्लेन ना कराऊं, लेकिन एक्सप्लेन कराने का मकसद यही है, उससे जुड़े हुए और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वहां पे बता दे रहा हूं। इसी पोयम में उन्होंने सोफोक्लिस का जिक्र किया है, जो कि एक ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो डी है, ये जो है आपका क्या है, गलत है। डी वाला ऑप्शन गलत है, और ये जो गलत है इसको मैंने सर्किल में किया है। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज अ स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये मैथ्यू अर्नाल्ड का स्टेटमेंट है। एंड यू सी हियर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इज द स्टेटमेंट ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड। यह मैथ्यू अर्नाल्ड का, और एक कई एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी यूजीसी ने, डीएसएसबी, और डीएसएसबी का भी ये पॉइंट रहा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ का जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है वो है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब सडन आउटबर्स्ट। पोइट्री जो है एक तरह से इमोशन का सडन आउटबर्स्ट है, उसका ओवरफ्लो जब होता है तब जाकर के पोइट्री का निर्माण फीलिंग्स के रूप में आती है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन, और पोइट्री की जो ओरिजिन होती है वह इमोशन की शक्ल से, इमोशन से होती है। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जिसको जो है, जिस चीजों से आपका इमोशन जुड़ा होता है उसको आप दोबारा कहीं जब एक शांति के साथ आप बैठते हैं तो आप उसको रिकलेक्ट करते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है किसका है, यह स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ का है। और पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यह स्टेटमेंट आपका किसका था, मैथ्यू अर्नाल्ड का था। और मैथ्यू अर्नाल्ड को लेके मैं यहाँ और चीज एक्सप्लेन करूंगा कि मैथ्यू अर्नाल्ड जो है बहुत ही फेमस पोएट विक्टोरियन एज के हैं। उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको एक तरह से कहा जाता है कि अगर मैं कहूं कि किंग ऑफ एलिजाइक पोयम्स या किंग ऑफ एलिजी उनको कहा जा सकता है। उनकी जितनी पोयम है, स्कॉलर जिप्सी है, थायरिसिस है, रगबाई चैपल है, मेमोरियल वर्सेस है, उनकी पोयम आपका, इसके अलावा डोवर बीच रही है, फॉर सेकेंड मरमन रहा है, और
जो भी, और आन शेक्सपियर उनका एक सोनेट रहा है, उन सब में आपको दुख भरी, जो मानो कि दुख भरे संगीत है वो देखने को मिलेगा। और ये वर्ड्सवर्थ से बहुत प्रभावित थे। इनका कहना था कि जो पोइट्री है उस पोइट्री में जीवन की झलक होनी चाहिए, कुछ हमें जीवन के जो दर्द भरे नगमे हैं उसको गाया जाना चाहिए, वो चीज आनी चाहिए, और कुछ नसीहत भी उसके माध्यम से लोगों को मिलना चाहिए। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आई जस्ट वांट टू नो कि आपने इसे कवर कर लिया क्या? मैं दूसरा क्वेश्चन लूं? जस्ट वांट टू गेट योर Yes, sir. फीडबैक। Sir. ओके, सोमा हैज ज्वाइंड द सेशन। सोमा, सोमा हैज नॉट ज्वाइन। आई डोंट थिंक कि क्या प्रॉब्लम उसके साथ, अभी तो क्वेश्चन उनका था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा एक फॉल्स है? जिसमें बताया गया, ये जो क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग को कुछ और लोगों को लेकर जो मॉडर्न एज के रहे उनसे जुड़ा हुआ है, विक्टोरियन एज को और मॉडर्न एज के लोगों का। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग को किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक पोएट रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के वेल नोन पोएट्स थे, और उनका जो लिरिक है वो ड्रामेटिक लिरिक की कैटेगरी, मतलब उन्होंने जो पोएम लिखा ड्रामेटिक लिरिक की कैटेगरी में आता है। जिसका एक खूबसूरत एग्जांपल माई लास्ट डचेस है। माई लास्ट डचेस के अलावा प्रॉस्पिके है। प्रॉस्पिके के अलावा लास्ट राइड टुगेदर है। एंड्रिया डेल सार्टो है। तमाम पोएम्स उन्होंने लिखा हुआ। माई लास्ट डचेस आप पढ़े भी होंगे। माई लास्ट डचेस आपने पढ़ा कि कैसे एक ड्यूक जो है अपनी डचेस को किल करा देता है। ग्रेजुएशन में हर जगह ये लगभग चलती है। प्रॉस्पिके जो उनका पोयम है उसका जो टाइटल है वो लैटिन में है, जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना। तो एक पॉइंट जो पहला था रॉबर्ट ब्राउनिंग को लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्कर वाइल्ड वाज इन प्रिजन फॉर हिज होमोसेक्सुअलिटी। या ऑस्कर वाइल्ड ने एक ड्रामा लिखा है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है। ऑस्कर वाइल्ड का एक ड्रामा है जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। PICTUR, द पिक्चर ऑफ डोरियन, DORIAN, डोरियन ग्रे, GRAY। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एक ऑस्कर वाइल्ड का ड्रामा है, और इस ड्रामा में उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी सब्जेक्ट मैटर लाया हुआ है, और इसी ड्रामा को लिखने की वजह से उनको जेल में भी डाला गया था। और ऐसे ही होमोसेक्सुअलिटी की थीम पर जो है, या लेस्बियन थीम को लेकर के एक और नावल लिखा गया है, वो भी मैंने अपने पहले वाली शीट में डिस्कस किया था। माउरिस नाम का नावल लिखा गया है। वह नावल EM फास्टर ने लिखा है, उसमें भी यही थीम रहा है। खैर वो बात का मैटर है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि ये पॉइंट रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, क्या करेक्ट है? ये कि रॉबर्ट ब्राउनिंग किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ऑस्कर वाइल्ड को जो है नावल इस तरह का ड्रामा लिखने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। Lay like the folds of a bride girdle furled is an example of cacophony। बहुत अच्छा है। दो क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ये लाइन पूछी जाती है ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइड गर्डल फर्लड, ये कहां से लिया गया है? तो कैन यू टेल मी ये लाइन कहां से ली गई? इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, एक क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल ही के टेस्ट सीरीज में। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइड गर्डल फर्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कैकोफोनी। पहले तो मैं कैकोफोनी को भी एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो लाइन है डोवर बीच से ली गई है। एक तो यहाँ पे सिमली आया हुआ है, इस पे दिखाया गया है कि जो विक्टोरियन एज है वह विक्टोरियन एज ऐसा लगता है जैसे कि कोई आप कह सकते हैं कि ले लाइक किसके समान है? फोल्ड। जैसे कोई कमर में करधनी बांधता है या कमर में कोई बेल्ट बांधता है, अपने आप को टाइट कर लेता है, ऐसे ही लगता है कि विक्टोरियन एज एक ब्राइड गर्डल से बंधा हुआ है। ब्राइड गर्डल से बंधा हुआ है, और उसमें विश्वास नाम की चीज अब नहीं रह गई है। और इस चीज को लेकर उन्होंने यहाँ पे बात किया। दूसरा चीज इसमें सिमली है, और जब आप ये कहते हैं ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइड गर्डल फॉरलड, ब्राइड गर्डल फॉरलड, तो इलिट्रेशन भी यहाँ पे आ रहा है, गर्डल फॉरलड। और जो साउंड है वो कैकोफोनी है। कैकोफोनी वह साउंड होता है जिसमें हार्श टोन निकलता है। कौन सा टोन? हार्श टोन। दो तरह का साउंड होता है, कैकोफोनी, ईओफोनी। ईओफोनी वह साउंड होता है टोन मेलोडियस होता है, MELODIOUS, जिसमें टोन मेलोडियस होगा। वो चीज आपका क्या होगा? अगर टोन मेलोडियस है
तो वह आपका जो है इयोफोनी है, और अगर टोन जो है कर्कश है तो वह आपका क्या होगा, कैकोफोनी होगा। और कैकोफोनी ज्यादातर डी टी आर, जब इस अक्षर का यूज किसी लाइन में किया जाता है तब जो है कैकोफोनी। जैसे ले लाइक फोल्ड, फोल्ड डी, ब्राइट आर और टी, गर्डल डी, इसी का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा निकला, फॉरलड डी। सो यू फाइंड कि ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फॉरलड is an example of cacophony. This is the cacophony and you find it here. So I think कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, इयोफोनी और कैकोफोनी। किसी को कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? नो सर। लाइन भी क्लियर हो गई है? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। लाइन डोवर बीच से ली गई है, कैकोफोनी टर्म है, लिटरी टर्म है, इसको मैंने लिटरी टर्म में भी एक्सप्लेन किया है। यह वो ऐसा टर्म है जिसमें बताया जाता है कि अगर जो है आपके को कोई ऐसी लाइन मिलती है जिसमें DTR लेटर का ज्यादा उपयोग किया जाता है और आपके कानों को मधुर नहीं लगता है, तो उस साउंड को कैकोफोनी कहा जाता है। और जो इयोफोनी होता है वो मधुर होता है। इयोफोनी ज्यादातर किससे आता है, L M N और जितने भी वाउल A E I O U है उन सबसे, A E I O U, इन सबसे यूफोनी आता है। तो ये सब आपको तुरंत नोट करना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है, यही एक एक पॉइंट आपको काम देगा वहां पर। उसके बाद है सिल्विया प्लैथ वाज अ प्री रैफेलिट पोएट, ये गलत है, यही चीज आपको सही करना है। सिल्विया प्लैथ वाज अ प्री रैफेलिट पोएट, ये गलत है, वो प्री रैफेलिट नहीं, वो मॉडर्न एज की रही है। और इसीलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, डी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। सिल्विया प्लैथ वाज एन अमेरिकन पोएट, ये भी पूछा जा चुका है, सिल्विया प्लैथ किस कंट्री से अमेरिकन पोएटेस रही है। शी इज क्रेडिटेड विद एडवांसिंग द जॉनर ऑफ कन्फेशनल पोइट्री। उन्होंने कौन से जॉनर लिखा, कन्फेशनल पोइट्री। पोइट्री में एक तरह का एक टाइप है पोइट्री का जो कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोएट या कन्फेशनल पोइट्री वह पोइट्री होती है जिसमें पोएट जो है पूरे दिल से पूरा स्वीकार करता है, उसके साथ ये चीजें हुआ, कन्फेस करता है वो चीज कि उसके जीवन में ये हुआ और उसके बारे में खुल करके वो लिखता है। मैं जानना चाहता हूं जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं वो कौन सी इंडियन पोएटेस है जो हमारे यहाँ सिलेबस में है और जो कन्फेशनल पोएट है। कमला दास सर। कमला दास, गुड गुड विनोद जी, कमला दास। जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिलेबस में कमला दास है और कमला दास भी कन्फेशनल पोएट है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का वो हिस्सा है। और यहाँ पे आप देखेंगे सिल्विया प्लाथ अमेरिकन है। सिल्विया प्लाथ ने कन्फेशनल पोएट्री का को उन्होंने लिखा हुआ है। कन्फेशनल पोएट वह होता है जो खुल करके अपनी चीजों को स्वीकार करता है। इसके अलावा नोट में मैंने लिख दिया कि जो प्री रैफेलिट पोएट्स थे उनमें कौन कौन से आते हैं। प्री रैफेलिट में क्रिस्टीना रॉसेटी आती हैं, विलियम मॉरिस आते हैं, AC स्विनबर्न आर प्री रैफेलिट पोएट्स, ये सारे लोग आते हैं। सो यू फाइंड कि क्रिस्टीना रॉसेटी, विलियम मॉरिस एंड AC स्विनबर्न आर प्री रैफेलिट पोएट्स। वो किस पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको प्री रैफेलिट पोएट्स के नाम से जाना जाता है। I just want to tell you कि when you take these things कि क्रिस्टीना रॉसेटी, विलियम मॉरिस, AC स्विनबर्न, तो उनका अपना एक इम्पोर्टेंस है वो सब चीजें। और प्री रैफेलिट कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आज फिर आएगा एक बहुत मैंने स्टैंडर्ड पैराग्राफ मैंने प्री रैफेलिट, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता था, आज मैंने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, Yes, sir. यस नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं। ये सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके जितना क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। स्प्रंग रिदम वाज इन्वेंटेड बाय GM हॉपकिंस। यस, अब मैं GM हॉपकिंस को लेके मैं बात करना चाहता हूँ। GM हॉपकिंस का पूरा नाम है जिरार्ड मैनले हॉपकिंस, GERARD, जिरार्ड, M से मैनली, बाकी हॉपकिंस HOPKINS। जिरार्ड मैनले हॉपकिंस पूरा नाम है और ये पहले मॉडर्न पोएट थे। जिरार्ड मैनले हॉपकिंस वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इनको क्रेडिट दिया जाता है किस चीज का, कि इन्होंने स्प्रंग रिदम, एक नए रिदम का इन्होंने मार्केट में लाया।
और इन्होंने एक नई तरह का सानेट लाया, 10.5 लाइन का सानेट। वैसे सानेट जो कितने लाइन का होता है, वैसे सानेट 14 लाइन का होता है, लेकिन इन्होंने एक नई तरह का सानेट, किन्होंने, जिरार्ड मैनले हापकिंस ने, और इनके सानेट को कर्टल सोनेट कहा जाता है, कर्टल सोनेट। इनके सोनेट को कर्टल सोनेट कहा जाता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जिरार्ड मैनले हापकिंस, कर्टल सोनेट, जीएम हापकिंस मॉडर्न एज के पहले पोएट है, और इनकी खासियत ये रही कि इन्होंने पोइट्री के फॉर्म में बहुत परिवर्तन लाया। स्प्रंग रिदम का, इंस्केप और स्केप का कॉन्सेप्ट, कर्टल सोनेट का कॉन्सेप्ट जो है, और एक उन्होंने, और टेरिबल सोनेट का भी उन्होंने मार्केट में लाया। टेरिबल सोनेट होता है जिसमें ऐसी थीम थी जो बड़ी डरावनी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा जाता था। इनके कुछ पोएम्स है, जैसे पाइड ब्यूटी, ये आपको पता होना चाहिए, पाइड ब्यूटी नोट कर लीजिएगा। पाइड ब्यूटी 10.5 लाइन में, और एक कर्टल सोनेट का एग्जांपल है। सी से कर्टल, एस से सोनेट, कितने लाइन में, 10.5 लाइन में। पाइड ब्यूटी इन्हीं का पोएम है, पाइड ब्यूटी। इसके अलावा इनका पोएम है दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड। इनका एक और पोएम है विंड हावर। ऐसे उन्होंने पोएम से लिखा हुआ है जो कि बहुत फेमस है। सो आई वाज टेलिंग यू कि आपको जो पॉइंट कवर करना, वो कौन सा पॉइंट कवर करना है, कर्टल सोनेट और इस आदमी को लेकर के। तो इस जीएम हॉपकिंस, स्प्रंग रिदम, कर्टल सोनेट, पाइड ब्यूटी, फर्स्ट मॉडर्न पोएट, ये सारी चीजें। पॉइंट नंबर 2 है टेनिशंस पोयम इन मेमोरियम इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ एएच हैलाम। बिल्कुल सही है, ये बहुत कॉमन है, इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है। टेनिशन की पोयम इन मेमोरियम जो लॉन्ग पोयम है, उसी का हिस्सा ब्रेक 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 है। यह जो है किसकी याद में लिखा गया था, आर्थर हेनरी हैलाम की याद में लिखा गया था। और ब्रेक 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 वो एलजी है, ये हम सबको पता है। मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन को जो है, मैन फॉर द फील्ड, मैन अपना काम फील्ड में करेगा, एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द मैन फॉर द शार्ड एंड वुमेन फॉर द नीडल। मैन जो है स्वॉर्ड का यूज, और औरतें जो है सुई का यूज करेंगी। हैज बीन टेकन, कह रहे ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, ये द प्रिंसेस से ली गई। ये भी पूछा जाएगा। द प्रिंसेस मैथ्यू अर्नाल्ड का पोयम है, जो लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, और इसमें इन्होंने किसके बारे में बात किया हुआ है, सॉरी ये मैथ्यू अर्नाल्ड का नहीं, टेनिशन का पोयम है। ये पॉइंट गलत है, इसको सही करना है। द प्रिंसेस जो है टेनिशन का पोयम है। टेनिशन लाउरिएट पोएट थे, रिप्रेजेंटेटिव पोएट है, कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट। मैन जो है फील्ड का हिस्सा है, मतलब मैन बहादुरी के लिए जन्म लिया है, और वुमेन घर को संभालने के लिए। मैन जो है तलवारबाजी में लगा रहेगा, और वुमेन जो है नीडल का यूज करेगी। ये बातें जो है, लाइन तो है, ये लाइन द प्रिंसेस से लिया गया, लेकिन ये पोएम अर्नॉल्ड का ना होकर के किसका, टेनिशन का है। उसके बाद इसमें उन्होंने औरतों की हायर एजुकेशन को लेकर बात कही। इस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, मैं ये बात यहाँ कर बता दे रहा हूँ। द प्रिंसेस इज अ पोयम ऑफ टेनिशन। टेनिशन का इन इट ही टॉक्स अबाउट हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, औरतों की हायर एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमेन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमेन टेनिशन की किस पोयम में नजर आता है, द प्रिंसेस में नजर आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमेन यू सी इन टेनिशन द प्रिंसेस में। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ऑप्शन डी आपका सही है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कोल्ड। कई बार पूछा जा चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, खासकर टीजीटी की वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कोल्ड फ्लारी लैप ऑफ अर्थ आर लाइन फ्रॉम मैथ्यू अर्नॉल्ड। ये मैथ्यू अर्नॉल्ड की लाइन है, बिल्कुल सही बात है। और कहाँ से लिया गया, इन मेमोरियम से लिया गया। दीज लाइन्स आर ट्रिब्यूट फॉर वर्ड्सवर्थ। ये लाइनें जो है वर्ड्सवर्थ के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि के रूप में लिखी गई है। बात सही है। होता क्या था कि जो पोएट है वो रोथा नाम की नदी के किनारे है, और रोथा नाम की नदी को वो संबोधित करते हुए कहता है कि हे रोथा, नदी का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको भी पूछा जा चुका। रोथा नाम की नदी, रोथा नाम की नदी के किनारे किसकी कब्र है, वर्ड्सवर्थ की कब्र है। तो जो रोथा नदी है उसकी लहरें वर्ड्सवर्थ की कब्र से टकरा रही है, वही जो है रोथा नदी को संबोधित करते हुए मैथ्यू अर्नॉल्ड कहते हैं कि जो है
ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, वह वैसे ही सोया हुआ है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कब्र में ऐसे ही लेटे हुए जैसे एक बच्चा जन्म के समय, मतलब मासूमियत दिखा रहे हैं। ऑन द कोल्ड फ्लावरी लैप, और वो जो है इस धरती पर जो ये फूल खिले हुए हैं, इस फूलों के गुलदस्ते में उसको बिस्तर बना करके वो लेटे हुए हैं। और इस तरह की खूबसूरत बातें उन्होंने किसके लिए कही हुई है? वर्ड्सवर्थ के लिए। लेकिन वो रोथा नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे रोथा नदी, ये वर्ड्सवर्थ ही है जिन्होंने अपनी कविता में आपको इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, आपको इतना ज्यादा उन्होंने महत्व दिया हुआ है। और आप उनकी कब्र को, या उनकी कब्र पे जो घासें सूख रही है, उनको तुम हरा भरा करती रहो। ये चीजें बाद में वो कहते हैं, ये मैं आगे की लाइन में बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर रोथा कभी आए, विलियम वर्ड्सवर्थ की कभी अगर बात हो, ये तमाम चीजें। कल मैंने एक और इसी पर एक्सप्लेन किया था कि इस पोएट के अलावा जो है, इस पोएट के अलावा और किन किन का जिक्र वहां पर किया गया है। कैन यू एक्सप्लेन? कल की शीट में अभी था, मैंने एक्सप्लेन किया था। गेटे बायरन। यस, गेटे एंड बायरन। गेटे को फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहा गया था, अगर आपको याद हो। गेटे एंड बायरन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया? जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए, मैं बहुत ही स्मूथ वे में मैं चलना चाहता हूँ, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके करियर का मसला मसाइल है। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एंड आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। दिस इज वाई बहुत ठहर करके जब आपका सिग्नल मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 है डिसोसिएशन। यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव वर डिराइव्ड फ्रॉम। ये दोनों चीजें कहां से ली गई है? ये दोनों चीजें फ्रेंच राइटर से ली गई है। सी इसमें सही है। जो क्वेश्चन है, ये दोनों चीजें कहां से ली गई? फ्रेंच राइटर से। लेकिन इसका मतलब फ्रेंच राइटर्स ने इसका यूज किया हुआ था, लेकिन इसको मार्केट में लाने वाले, इस शब्द को लाने वाले, क्वाइन करने वाले कौन आदमी रहे? इसको क्वाइन करने वाले आपके टी.एस. एलियट रहे हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन आपको किया ताकि कोई दिक्कत ना हो, कई बार पूछा जा चुका है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. एलियट। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? टी.एस. एलियट ने। इन हिज क्रिटिकल एसे, और उनके क्रिटिकल एसे का क्या नाम था? मेटाफिजिकल पोएट्स। वह एसे कब पब्लिश हुआ? 1921 में। इट मीन्स सेपरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन। ये लाइन बिल्कुल रट लीजिएगा। डिसोसिएशन का मतलब है कि जब जो है विचार इमोशन से अलग चले, इमोशन अलग दिशा में जाए, विचार अलग दिशा में जाए, तब उसको क्या कहा जाता है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जैसे जो है, अगर मैं कोई पोयम लिखता हूं और वो पोयम केवल इमोशनल पोयम होती है, उसमें तर्क नहीं होता है, तो उस पोयम को क्या कहा जाएगा? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई पोयम लिखता हूं, उसमें जो है तर्क और इमोशन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो उसको एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाएगा। और एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के सबसे बड़े पोएट जॉर्डन रहे हैं। जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इलियट ने इसीलिए उनको काफी तारीफ की है कि उनकी जो जॉर्डन है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, उनमें जो है थॉट और इमोशन जुड़ करके चलता है। और एलिजाबेथन जो पोएट्स रहे थे, उनमें इमोशन ज्यादातर रहा, उनके सॉनेट्स में थॉट नहीं नजर आता है। आगे एलियट एडमायर मेटाफिजिकल पोएट्स। एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स को एडमायर किया फॉर कंपोजिंग सच पोएम्स व्हिच हैव फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। जिसमें कि फ्यूजन है, फ्यूजन माने जोड़, जिसमें थॉट और इमोशन जुड़ करके चलता है। अगर क्वेश्चन आता है टी.एस. एलियट ने जॉर्डन या मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ क्यों की है? क्योंकि उसमें थॉट और इमोशन जुड़ करके चलता है। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जब थॉट और सेपरेशन, थॉट और इमोशन अलग हो जाता है, तो उसको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। एलिजाबेथन पोएट्स डिड नॉट फ्यूज थॉट एंड इमोशन। एलिजाबेथन पोएट्स ने थॉट और इमोशन को जोड़ नहीं पाए थे इन देयर पोएम्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मेटाफिजिकल पोएट्स, जो मेटाफिजिकल पोएट्स है, स्पेशली जॉर्डन, यानी जो मेटाफिजिकल पोएट्स है, स्पेशली जॉर्डन, जिनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है, कंपोज सम ब्यूटीफुल लिरिक्स। उन्होंने कुछ खूबसूरत लिरिक लिखा, जिसमें एक है गुड मॉरो, ये उनकी पोयम का नाम है। अ वेल डिक्शन फॉर मीटिंग मॉर्निंग, हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, हो सकता है ये भी आपने पढ़ा हो। कैनोनाइजेशन, द फ्ली, दे शैल नॉट बी प्राउड। दे शैल नॉट बी प्राउड उनका सॉनेट है।
ये उनका पोयम है जिसमें उन्होंने थॉट के साथ साथ इमोशन जोड़ा, इसी वजह से उनकी बहुत तारीफ की गई है। उसके बाद आपका है इन विच ही सिंथेसाइज्ड इमोशन एंड फीलिंग, जिसमें उन्होंने सिंथेसाइज किया, जोड़ा, क्या जोड़ा, इमोशन और फीलिंग्स को जोड़ा। द टर्म मेटाफिजिक, अब एक नया क्वेश्चन ये भी बनता है, द टर्म मेटाफिजिक, जो मेटाफिजिक शब्द है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, जॉन ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मेटाफिजिक्स टर्म को सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने इंट्रोड्यूस किया है, और इस टर्म को, मेटाफिजिक टर्म को जिसने कॉइन किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। मैं आपको बता रहा हूं कि ये शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ मौजूद है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आई हैव डन एक्स्ट्रा एफर्ट कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने मैंने एक ही जगह लाने की कोशिश की हुई है। तो ये चीजें, मेटाफिजिक जो शब्द है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, जॉन ड्राइडन ने यूज किया, और उसको क्वाइन किसने किया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया। और मेटाफिजिकल पोइट्री का फादर कौन है, जॉन डन है। किस एज में आते हैं, जैकोबियन एज में आते हैं, जैकोबियन एज में ये मेटाफिजिकल पोइट्री जो है। और इनकी तारीफ क्यों की गई है, क्योंकि इन्होंने एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन मतलब फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, फ्यूजन ऑफ थॉट और इमोशन का। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है was coined by T.S. Eliot, इसको T.S. Eliot ने कॉइन किया था। इन इस क्रिटिकल ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, अपने क्रिटिकल ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में जो 1919 में आया हुआ है। इन इट, इसमें ही सेड, उन्होंने कहा हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, किस आदमी ने हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर शब्द यूज किया, फ्रेज यूज किया है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के लिए, तो टी.एस. एलियट ने। किस ऐसे में यूज किया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। और इसी ऐसे में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक की भी वो बात करते हैं। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज यूज्ड, जो फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है इसका यूज किया जाता है टू हाइड द पर्सनालिटी ऑफ द पोएट, कि जो भी पोएट है उसको अपनी पर्सनालिटी छुपाना, अपने बारे में नहीं बताना है, बल्कि उसको जो भी बताना है, हैमलेट की भी अगर इमोशंस को बताना है तो उसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट का यूज करके बताना है। तो आगे कहा गया कि जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सिचुएशन को क्रिएट करके, किसी घटना को लेकर के या किसी परिस्थिति का निर्माण करके हम अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, आपने लव सॉन्ग ऑफ जेफ्री प्रूफ्राक जो एलटी की क्लास मेरी ज्वाइन किए थे, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो प्रूफ्राक है उसने अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं रखी है। कभी वो जो है फॉग का जिक्र करते हैं, कभी वो जो है देखते हैं कि देयर इज अ कैट दैट इज मजलिंग इट्स बैक, और कभी वो देखते हैं कि कोई डॉग है दैट इज लिकिंग द वाटर। तो ये डॉग, कैट, ये ऑब्जेक्ट है, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी परेशानी को रखा, डायरेक्ट वो अपनी बात नहीं रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, ऑब्जेक्ट का मतलब तत्व, को रिलेट का मतलब संबंध स्थापित करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई बात कहनी है, अपनी इमोशंस या फीलिंग्स अगर आपको शेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को वहां से को रिलेट करना पड़ेगा, कोई ऐसा सिचुएशन उसके जैसा क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल वे मैंने एक्सप्लेन किया, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस शीट को आज आप या कल समय निकाल करके 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। मैं आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत है, और ये द वेस्टलैंड को लेकर के लिया गया है, सबके लिए इंपॉर्टेंट। द वेस्टलैंड को मॉडर्न एपिक कहा जाता है, इस वजह से इस कैटेगरी में उसको रखा गया, क्योंकि जब आप फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ते हैं तो उसमें एपिक पढ़ना होता है। द वेस्टलैंड इज नोन एज मॉडर्न एपिक, ये सही बात है। इट हैज 433 लाइन्स, ये कई बार पूछा जा चुका है कि द वेस्टलैंड में कितनी लाइन है, 433 लाइन है। इट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स, या इसका ज्यादातर हिस्सा ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है और हिस्सा इसका हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में नहीं, सॉरी, फ्री वर्ड्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, या 5 सेक्शन में बटा हुआ, ये भी बात सही है। और उसके बाद है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज द सेकेंड लाइन ऑफ द वेस्टलैंड, ये गलत है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड का जो पहली लाइन है वो अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। देखिए कितना सिंपल वे में रखा गया, फर्स्ट और सेकंड कर दिया गया ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन उससे क्लियर हो जाए कि वेस्टलैंड 1922 ईस्वी में पब्लिश हुआ, मतलब हम लोग 2022 में 100 साल पहले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोएम है।
और इट हैज 433 लाइन, 433 लाइन है। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, ये भी बात सही है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, ये भी सही है। अप्रैल इज द क्लियरेस्ट मंथ, ये चीज यही गलत है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में क्या चीज गलत है। जोसलिन इज अ नॉवेलीट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, ये बात बिल्कुल सही। जोसलिन एक नॉवेलीट है। अब आप सोचेंगे नॉवेलीट क्या है। नॉवेलीट जर्मन वर्ड है। नॉवेलीट का मतलब होता है कि एक ऐसा नैरेटिव, यानी एक ऐसा नैरेटिव लिटरेरी पीस जिसमें कहानी तो बताई जाती है, लेकिन यह जो है शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नॉवेल से छोटा होता है। जो नॉवेलीट है यह जर्मन वर्ड है। यह किससे बड़ा होता है, शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी से बड़ा। और किससे छोटा होता है, नॉवेल से छोटा। इसका मतलब कि नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच में जो आता है उसको नॉवेलीट कहा जाता है। और ये कौन से वर्ड से आया हुआ है, जर्मन वर्ड से आया हुआ है। बार बार ऑलरेडी बोल रहे हैं तो आप नोट कर रहे होंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। तो आप देखते हैं कि इसमें जोसलीन क्या है, ये टीजीटी में जो है जॉन गाल्सवर्दी है, तो आपको ये पहले से ही पता चल रहा होगा कि जोसलीन एक नॉवेलीट है रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। दूसरा पॉइंट है, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिरो। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन इसमें टीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जा चुके हैं। एक ड्रामेटिस्ट की नजर में या ड्रामेटिस्ट की कैटेगरी में जॉन गाल्सवर्दी जो है जिस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं वो जोन्स और कौन सी परंपरा का, वो जोन्स और पिनरो की परंपरा है। जोन्स और पिनरो का क्या मतलब है, जोन्स और पिनरो ड्रामेटिस्ट थे। पिनरो मीन्स डब्ल्यू पिनरो, जो प्रॉब्लम प्ले लिखा करते थे, जो ड्रामा ऑफ आइडियाज लिखा करते थे, जिन्होंने मॉडर्न कॉमेडीज लिखा हुआ है। जैसा उन्होंने ड्रामा लिखा उसी कैटेगरी के ड्रामेटिस्ट ये भी रहे। और हमें पता है इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था 1932 में। और हम लोगों को ये भी पता है कि कितना जोसेफ कॉनरेड जॉन गाल्सवर्दी के बोसम फ्रेंड में से थे। वी नो ऑल दीज थिंग। उसके बाद जो है सी है, इधर बी हम लोग बात कर रहे थे, फिर सी है। सी में है गाल्सवर्दी रोड प्रॉब्लम प्लेस। गाल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्लेस लिखा, बिल्कुल सही है कि जो गाल्सवर्दी के प्लेस है वो प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। फिर है इन द फोर साइड सागा। जो फोर साइड सागा है, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर दूं ताकि क्लियर रहे ये चीज। इन द फोर साइड सागा, जो फोर साइड सागा है उसमें जो है आपका बता रहे हैं कि फोर साइड सागा इनका मास्टर पीस है। अगर कभी क्वेश्चन आता है फोर साइड सागा क्या है, फोर साइड सागा इनका मास्टर पीस है। तो जो फोर साइड सागा है उसमें उन्होंने क्या किया, इन द फोर साइड सागा द फोर साइड बिलोंग्स टू अ टिपिकल सिटी फैमिली। जो फोर साइड परिवार है या सिटी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। जॉन गाल्सवर्दी रोट रोमांटिक कॉमेडी, ये गलत है। जॉन गाल्सवर्दी रोट नॉट रोमांटिक कॉमेडी, जॉन गाल्सवर्दी रोट मॉडर्न कॉमेडी। आगे लिखा हुआ जॉन गाल्सवर्दी अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज रोट मॉडर्न कॉमेडी जैसे ड्रामा ऑफ आइडियाज एंड प्रॉब्लम प्ले। इस कैटेगरी का प्ले उन्होंने। रोमांटिक कॉमेडी किसने लिखा, शेक्सपियर के प्ले को रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है, जिसमें लव, मैरिज, म्यूजिक, डांस, मेरी मेकिंग लाइफ होती है। इस तरह की थीम होगा, उसको रोमांटिक कॉमेडी कहा जाएगा। और जिसमें जो है ऐसी कॉमेडी जो जीवन के धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर लिखी गई या सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका मॉडर्न कॉमेडी कहा जाता है। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 7। कॉक्सन इज अ कैरेक्टर। जो कॉक्सन है या कैरेक्टर, ये भी जॉन गाल्सवर्दी का ही क्वेश्चन है। कॉक्सन जो कैरेक्टर है वो किसका है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये। कॉक्सन जस्टिस नाम के प्ले का कैरेक्टर है। और जस्टिस को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आपको पता है मैकबेथ शेक्सपियर का प्ले है जो उसका ट्रेजिडी है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर की कॉमेडी है। एरियोपैजिटिका जो आपका है, यह जो है आपका एरियोपैजिटिका इट्स अ प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ आंसर जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉक्सन को लेकर के कि वो जस्टिस प्ले में ये प्ले किया। और कॉक्सन एक वहां पे बाबू है उसमें। जब आप जस्टिस ड्रामा, जस्टिस से रिलेटेड मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ, अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं। ये प्ले जस्टिस इज अ 1910, ये प्ले 1910 में आया था।
और ब्रिटिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा था इट वाज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश प्रिजन। इसमें यह दिखाया गया था कि जो ब्रिटिश प्रिजन है उनकी हालात को कैसे सुधार किया जाए। और इसकी खासियत बात एक थी कि विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए थे, विंस्टन चर्चिल ने ये प्ले जब पहली बार परफॉर्म किया गया था तब वो खुद वहां मौजूद थे, उसको उन्होंने देखा था। विंस्टन चर्चिल अटेंडेड ऑन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले एट ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन। ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन में ये परफॉर्म किया गया था। तो क्या क्या क्वेश्चन बना? कॉक्सन, कॉक्सन क्या है? एक क्लार्क है। जस्टिस प्ले कब आया? 10 में आया। और किस तरह का प्रॉब्लम प्ले है और इसमें किस प्रॉब्लम को लेकर के दिखाया गया? जो ब्रिटिश प्रिजन है उससे सुधार करने की बात की गई उसकी कंडीशन में। और इसमें विंस्टन चर्चिल ने जब इस प्ले को पहली बार ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में परफॉर्म किया गया था तो वहां पे उसको उन्होंने अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में वैसे ही डिटेल मैंने बताया जैसा ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव और आपका उसके अलावा एसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में बात की गई है, प्री रैफेलिड से जुड़ा हुआ है। प्री रैफेलिड पोइट्री इज मेनली कंसर्न, जो प्री रैफेलिड पोइट्री है किससे कंसर्न है? तो ये जो है फॉर्म एंड डिजाइन। फॉर्म एंड डिजाइन मतलब कि प्री रैफेलिड पोइट्री ऐसा था जिसने फॉर्म में भी तब्दीली लाई थी और डिजाइन में भी तब्दीली लाई हुई थी। और बाकी नैरेटिव एंड स्टाइल अनदर थिंग, नैरेटिव एंड नेचर इज अनदर थिंग। सही आंसर क्या है? फॉर्म एंड डिजाइन। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि द प्री रैफेलिड ब्रदरहुड या प्री रैफेलिड पोइट्री को प्री रैफेलिड ब्रदरहुड भी कहा जाता है। वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश, यह ग्रुप था इंग्लिश पेंटर का, पोएट्स का, आर्ट क्रिटिक्स का, फाउंडेड इन 1848, जिसकी स्थापना 1848 में की गई थी बाई विलियम हॉलमैन। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। प्री रैफेलिड ब्रदरहुड या ये जो आपका रहा है, इसमें जो लोग भी है मिल करके 1848 में उन्होंने इसकी स्थापना की। और उसकी स्थापना करने वालों में विलियम हॉलमैन हंट, जॉन इवरेट मिलायस, दांते गैब्रियल रॉसिटी, विलियम माइकल रॉसिटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड थॉमस वूलनर, हु फॉर्म्ड अ 7 मेंबर ब्रदरहुड। इन लोगों ने मिलकर के 7 लोगों का एक ब्रदरहुड बनाया था। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। डेट 1848, प्री रैफेलिड ब्रदरहुड या जो है प्री रैफेलिड पोइट्री या इसी को फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री। उसके बाद आपका क्या है, इसके जो राइटर है कौन कौन से? विलियम हॉलमैन हंट है। उसके अलावा आपके और कौन कौन से? जॉन इवरेट मिलायस है, दांते गैब्रियल रॉसिटी है, विलियम माइकल रॉसिटी है, जेम्स कॉलिंसन है, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन है एंड थॉमस वूलनर है। इन्होंने द ग्रुप एसोसिएटेड देयर वर्क विद उसके बाद ब्रदर मॉडल इन द पार्ट ऑन द नजारीन मूवमेंट। इसके ऊपर नजारीन मूवमेंट का भी प्रभाव था। अब ये नजारीन मूवमेंट कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एक कम से कम अगर ये पूछा जाएगा कि ये लोग किस मूवमेंट से प्रभावित थे तो नजारीन मूवमेंट से प्रभावित थे। मूवमेंट में नजारीन, और राइटर में किस राइटर से? जॉन रस्किन से प्रभावित थे। द ग्रुप एसोसिएटेड देयर वर्क विथ जॉन रस्किन, एन इंग्लिश क्रिटिक हुज इन्फ्लुएंस वर ड्राइवन बाय हिज रिलीजियस बैकग्राउंड। और उनसे क्यों प्रभावित थे? जॉन रस्किन का जो कॉन्सेप्ट था, धार्मिक कॉन्सेप्ट जो था, उससे वो लोग बहुत ज्यादा मुतासिर थे। रिलीजियस बैकग्राउंड, क्रिश्चियन थीम। उसके बाद है कि हिज रिलीजियस बैकग्राउंड, क्रिश्चियन थीम वर अबंडेंट। द ग्रुप पब्लिश्ड अ पीरियडिकल नेम्ड द जर्म। ये यूजीसी नेट में आ चुका है। द जर्म जो है एक जर्नल है जो ये ग्रुप निकालता था। ये आपको ध्यान में रखना, प्री रैफेलिड से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए अच्छे ढंग से मैं बता रहा हूं कि इसको आपको ध्यान में रखना। द जर्म जो है ये आपका क्या था? ये चीजें रहा। द जर्म टू प्रमोट देयर आइडियाज। नाउ द नेक्स्ट यू फाइंड द ग्रुप डिबेट्स वर रिकॉर्डेड। जो ग्रुप का डिबेट था इसको रिकॉर्ड किया गया था इन द प्री रैफेलिड जर्नल। कौन से जर्नल में? प्री रैफेलिड जर्नल में। द ग्रुप ऑब्जेक्टेड, इन्होंने प्री रैफेलिड नाम का जर्नल भी निकाला था। द ग्रुप ऑब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सर जोसुआ रेनाल्ड। ये क्वेश्चन ये बनेगा, इन्होंने किनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था? सर जोसुआ रेनाल्ड के ऊपर, फाउंडर ऑफ द इंग्लिश रॉयल एकेडमी। जो किसके फाउंडर है? इंग्लिश रॉयल एकेडमी। ये सारे क्वेश्चन क्लियर करना है। इन्होंने जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया सर जोसुआ रेनाल्ड पर, और सर जोसुआ रेनाल्ड कौन थे? इंग्लिश रॉयल एकेडमी के फाउंडर थे। ये मुतासिर किससे थे? जॉन रस्किन से, खास करके उनका रिलीजियस जो बैकग्राउंड था, क्रिश्चियन थीम या क्रिश्चियनिटी में जो उनका विश्वास था।
और इन्होंने सर जोशुआ रेनाल्ड को जो है बिगड़ा हुआ नाम दिया था, सर सुलोशुआ कहा करते थे। क्या कहा करते? सर सुलोशुआ। प्री रैफेलिट पोइट्री फोकसेस, प्री रैफेलिट पोइट्री ज्यादा फोकस करती है ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्ट, ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्ट पर, आर्ट की प्रशंसा करती है, एस्केप फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से बचती है, एंड द अगलीनेस, बुरी चीजों से बचती है, ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मतलब वो ज्यादा खूबसूरत चीजों को देखने का प्रयास करती है। कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक पोइट्री, इसके ऊपर रोमांटिक पोइट्री का अभी कल के क्लास में मैंने बताया था कि ये लोग रोमांटिक पोएट्स से और मेडिवल एज से प्रभावित थे। एंड गिव्स अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ सीन्स एंड सिचुएशन, और जो भी सीन्स और सिचुएशन होता है उसका सजीव चित्रण करते हैं। प्रिसाइज डिलिनिएशन, बहुत ही संक्षिप्त चित्रण में, लेकिन बिल्कुल यह कैसा होगा? लेविश इमेजरी होगा, ऐसा लगता है कि वो चीज बिल्कुल जीवित है। मेटाफर का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इंस्पायर्ड बाय थियरीज ऑफ जॉन रस्किन, जॉन रस्किन से प्रभावित थे। हु अर्ज आर्टिस्ट टू गो टू नेचर, जिन्होंने कहा था कि हमें नेचर की ओर चलना चाहिए। दे बिलीव्ड इन आर्ट ऑफ सीरियस सब्जेक्ट, उन्होंने भी, इन लोगों ने सीरियस सब्जेक्ट को लिया। ट्रीटेड विद मैक्सिमम रियलिज्म, और ज्यादातर उन्होंने क्या किया था? रियलिज्म के ग्राउंड पर बात की है। डीजी रॉसिटी जो है वो इसके लीडर रहे। अगर क्वेश्चन आता है प्री रैफेलिट मूवमेंट के लीडर कौन थे? डीजी रॉसिटी। डीजी रॉसिटी वाज द लीडर ऑफ द प्री रोमांटिक प्री रैफेलिट पोइट्री। ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक पोएट से प्रभावित थे। स्पेल बाउंड बाय सुपर नेचुरलिज्म ऑफ द मेडिवल एज, और किससे प्रभावित थे? मेडिवल एज से प्रभावित थे। तो ये चीजें रही है, ये भी बड़ा है, आपको बता दिया गया है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, सारी चीजें सर्किल कर दी गई है, बस आपको केवल देखना और समझना है कि क्या क्या चीजें इसमें रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट? वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट है, बहुत फेमस है। जो वॉल्टर स्कॉट है उनका नॉवेल तलिस्मा है, इवानहो है, और आपका लेडी ऑफ द लेक है, हार्ट ऑफ मिडलोथियन है, ये सब चीजें हैं। वॉल्टर स्कॉट ने अगर नहीं लिखा तो क्या नहीं लिखा? डी गलत है। द वेल ऑफ लोनलीनेस, जो द वेल ऑफ लोनलीनेस है ये भी लेस्बियन सब्जेक्ट मैटर पर आधारित है। ब्रिटिश राइटर रैडक्लिफ हॉल ने लिखा। किसने लिखा? रैडक्लिफ हॉल ने। सो द वेल ऑफ लोनलीनेस इज नॉट द वर्क ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट, ये किसका वर्क है? रैडक्लिफ हॉल का है। सो नाउ आई डिड माय जॉब, आई हैव डन दिस सेशन। और आज आपको 2 सेशन मिला, एक तो उनको भी मैंने बुलाया था जो आपसे आकर के मुखातिब हुए थे, इंस्पायर्ड, उन्होंने बताया, अपनी बातों को रखा, और दूसरा चीजें जो टेस्ट सीरीज से चीजें, तो बार बार ये बता रहा हूँ कि ये टेस्ट सीरीज ही नहीं है, टेस्ट सीरीज तो ही है, लेकिन एक पूरा ये लेक्चर चल रहा है मॉडर्न एज पर। अगर आप इतना कर लेते हैं और मॉडर्न एज को समझ लेते हैं, और जो मॉडर्न एज के 2-3 लेक्चर मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, जो आपके पे टीचमेंट पर है, को देख लेते हैं, तो आपका मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं नहीं समझता कि यू नीड एनी बुक, कि आपको किसी किताब की जरूरत पड़ेगी। किसी का कोई क्वेरी है, किसी को कुछ कहना है? अदरवाइज मैं बाइंड अप करूं कुछ चैट बॉक्स में। अच्छा, थैंक यू सो मच, नाइस सेशन, इंस्पिरेशन मिलता रहे। ठीक, ओके, नाउ जस्ट binding up this session, you can just give your feedback.